हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज साइज निशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप अपने बुक को ओपन करें और उसमें देखें 8.1 का स्टेटमेंट है कि व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव। आसान लफ्जों में लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के दरमियान कौन सी प्रॉपर्टीज फीचर्स जो है वो कॉमन है। तो देखें, जो फर्स्ट फीचर है कि दोनों की दोनों मैकेनिकल वेव है, दोनों को मीडियम की जरूरत होती है। पार्टिकल्स इसके अंदर ऑसिलेट करते हैं अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अलोंग इनके जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स को क्या करते होते हैं, ऑसिलेट करते हैं। दोनों एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, बोथ ट्रांसफर एनर्जी, और दोनों सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को V = F लैम्डा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप अपने बुक के ऊपर, उसमें है कि the 5 possible waveform obtained when the output from a microphone is fed into a Y input of cathode ray oscilloscope। cathode ray oscilloscope को CRO कहते हैं, इसको डिटेल से हमने पढ़ना है। with the time based on as shown in figures, these waveform are obtained under the same adjustment of the cathode ray oscilloscope controls indicate the waveform। बेसिकली उसने दो सवाल पूछे हैं और इसके अंदर 4-5 उसने वेवफॉर्म्स हमें इस सवाल में दिखाई हैं। ए में पूछता है which trace represent the loudest note, कि सबसे ज्यादा लाउडेस्ट नोट कहां पे मिलता है। बी में पूछता है which trace represent the highest frequency। तो अपने बुक पे आप फिगर्स को देखें और जो फिगर नंबर हमारे पास डी है वो लाउडेस्ट नोट को रिप्रेजेंट करता है, और फिगर नंबर जो हमारे पास बी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.4 बुक पे देखें स्टेटमेंट, सॉरी 8.3। Is it possible for two identical waves traveling in the same direction along a string give rise to stationary waves? कहता है क्या पॉसिबल है कि दो वेव्स हो जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, एक जैसी हो, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो क्या स्टेशनरी वेव बन सकती हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। तो अगर स्टेशनरी वेव्स दो आइडेंटिकल वेव्स के लिए एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए बनानी हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेशनरी वेव्स के लिए दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी होता है और इनका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना जरूरी होता है। सो फॉर स्टेशनरी वेव्स टू आइडेंटिकल वेव्स मस्ट ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास ये मीन पोजीशन है, एक वेव हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है और दूसरा वेव हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वेव 1 हो जाएगा, ये हमारे पास वेव 2 हो जाएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं तो ये गिव राइज करेंगे किस चीज को, स्टेशनरी वेव्स को। 8.4 अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई रस्सी है, बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। कहता है इसके कुछ पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं हर वक्त। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट? ये कौन सा वेव है? देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इट इज स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव है। देखिए एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तनी हुई रस्सी है, मैंने इसे यूं दरमियान में मैंने इसको ऐसे प्लग किया और छोड़ दिया। जैसे इसको प्लग करके मैंने छोड़ा तो इसके अंदर इस तरीके से ना कुछ वेव बनेगी, तो ऐसे इसको ऐसे ऊपर नीचे मूव कराएंगे। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है और इन पॉइंट्स को आप क्या कहते हो, नोड कहते हो। और ये वाले पॉइंट कौन से होते हैं, हमारे पास एंटी नोड होते हैं, और नोड और एंटी नोड हमारे पास स्टेशनरी वेव्स के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.5 एक्सप्लेन द टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, नोड और एंटी नोड। इन चार टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है। एक फिगर बनाता हूं उसकी मदद से। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह का ना एक वेव है, इस वेव का ये पोर्शन है, इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। ये हो गया हमारे पास अपर पोर्शन, ये हो गया हमारे पास लोअर पोर्शन। क्रस्ट क्या होता है? ऐसा पोर्शन जो वेव में अबव मीन लेवल हो, मीन लेवल से जो ऊपर है वो क्या है, क्रस्ट है। तो ये हमारे पास क्रस्ट हो जाएगा। द पोर्शन ऑफ वेव बिलो मीन लेवल, मीन लेवल से जो नीचे है ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। व्हाट इज नोड? वेव के ऊपर ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। आप उसे कहते हैं नोड। और ऐसे पॉइंट जहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम।
आप उन पॉइंट्स को क्या कहते हो, एंटीडोट। तो दीज आर कॉल्ड एंटीडोट। ये 8.5 था। 8.6 को रीड करते हैं। Why does sound travel faster in solid than in gases? Solid में sound faster move करता है with respect to gases. Why? तो इसको समझने के लिए हमें स्पीड के फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। अब स्पीड का फार्मूला है v is equal to square root e divided by rho. What is e? Elasticity या modulus of elasticity. And what is rho? Rho is density. Basically जो solid है उनकी density ज़्यादा होती है as comparison to gases. अगर हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो तो उसकी स्पीड को कम होना चाहिए, लेकिन जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सॉलिड का वो बहुत ज्यादा होता है, मच ग्रेटर गैसेस की निस्बत। सो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और सॉलिड्स का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड्स के। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास साउंड है वो फास्टर मूव करता है सॉलिड में विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.9 का स्टेटमेंट देखें, 8.7 हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना हो तो बीट्स यूजफुल कैसे हैं। देखिए हमारे पास द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब अगर हम दो बॉडीज को एट अ टाइम क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, उनके अंदर फ्रीक्वेंसी पैदा होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो बीट्स पर सेकंड के इक्वल है। अब हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है, और जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप ट्यून करते हो तो दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप साउंड करते हो टुगेदर, इकट्ठे उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जिसके ऊपर आपने उसे ट्यून करना हो। तो जो बीट्स प्रोड्यूस होते हैं दोनों के अंदर, नाउ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अगर डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का तो क्या होंगे, बीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून इंस्ट्रूमेंट को हम एडजस्ट करते रहेंगे यहाँ तक कि जब फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बीट्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है और इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो चुका है, ट्यून हो चुका है। 8.8 का स्टेटमेंट देखें, उसमें कहता है when two notes of frequencies f1 and f2 are sounded together। सेम वही बात कर रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। Beats are formed if f1 greater than f2, what will be the frequency of beats? Beats की frequency क्या होगी? देखिए सिंपल सी बात है, beats are produced as a result of difference of frequency। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 चूज कर लेना है, f1 minus f2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8.9 की तरफ। 8.9 का स्टेटमेंट आप अपने बुक पर देखें। As a result of distance explosion, an observer sense a ground tremor and then hears the explosion, explain the time difference। बेसिक बात ये है आसान लफ्जों में कि कहीं दूर एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, तो उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रेवल फास्टली करके आती हैं अर्थ के अंदर, और आदमी को ना झटका सा महसूस होता है और थोड़ी देर के बाद आवाज महसूस होती है एक्सप्लोजन की। तो कहते हैं ये फर्क क्यों है कि झटका पहले महसूस हो जाता है और जो आवाज है एक्सप्लोजन की वो थोड़ा बाद में हमें फील होती है। तो सिंपल बेसिक बात ये है कि जो सॉलिड है उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, तो वेव फास्टली ट्रेवल करके आती है सॉलिड के अंदर, और साउंड वेव क्योंकि गैस के अंदर होता है तो गैस वेव हमारे पास, गैस के अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है गैस का कम होता है, तो साउंड वेव थोड़ा बाद में हमारे पास पहुंचती है ऑब्जर्वर के पास। सो इसको आपने कुछ इस तरीके से पेपर में रिप्रेजेंट करना है कि वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजन रीच द ऑब्जर्वर क्विकली थ्रू द ग्राउंड, जमीन के जरिए जल्दी पहुंचती है, एज कंपेयर टू साउंड वेव रीचिंग थ्रू एयर, साउंड वेव के कंपैरिजन में जो हवा के जरिए पहुंची है। दिस इज ड्यू टू v इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी स्केल। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, साउंड सॉलिड के अंदर फास्टर मूव करता है, तो ऑब्जर्वर सेंस अ ग्राउंड ट्रेमर एंड देन हियर एक्सप्लोजन। इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 8.6 को भी स्टूडेंट्स कोट कर सकते हैं। 8.6 का जो आंसर है आप वो इस क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.10 कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर, कि गर्म हवा में जो साउंड है वो फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास
जो साउंड की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास स्पीड होगी। तो वार्म एयर में टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वार्म एयर इज आल्सो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर। तो आपको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ग्रेटर द टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो ग्रेटर, सो साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर, कि गर्म हवा में साउंड फास्टली मूव करता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 8.11, उसका स्टेटमेंट है हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। किस केस में उसका जो फ्रीक्वेंसी है चेंज नहीं होगा, इसको कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, relative velocity between source and observer is zero, then there will be no change in frequency of source। अगर दोनों के दरमियान जो apparent change relative velocity है वो क्या है, जीरो है, तो जो apparent change है फ्रीक्वेंसी का वो जीरो होगा। apparent frequency भी जीरो होगी, तो relative velocity source और observer की जीरो किन केसेस में होती है। तो केस नंबर 1, सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करें। सोर्स और ऑब्जर्वर को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करना चाहिए। और हमारे पास जो ऑब्जर्वर है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड सोर्स इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर सर्कल के अंदर मोशन हो रही हो तो सोर्स किस तरफ मूव कर रहा हो, अलोंग द सर्कुलर पाथ। और इस केस में हमारे पास इसी डायरेक्शन में जा रहे हो और सेम स्पीड से जा रहे हो, सोर्स और ऑब्जर्वर की डायरेक्शन सेम हो और स्पीड भी सेम हो। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा हो और उसकी मोशन कैसे हो, अलोंग द सर्कुलर पाथ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 8 था। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपने चैनल का ध्यान रखें।